बांग्लादेश में जिहादियों ने फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। ढाका में भारतीय दूतावास की तरफ हजारों बांग्लादेशी जिहादियों ने कूच किया। ढाका में भारतीय दूतावास के बाहर भारत विरोधी नारे लगाए गए। बांग्लादेशी नेता हसनत अब्दुल्ला ने 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की धमकी दी। भारत ने ढाका में मिल रही इन धमकियों पर बांग्लादेश के राजदूत को तलब किया। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश में चुनाव हैं, इसीलिए कट्टरपंथी और भारत विरोधी दांव खेले जा रहे हैं? क्योंकि एक बात यह मानी जा रही थी कि बांग्लादेश में, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है, 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, तो यह माना जा रहा था कि शायद बांग्लादेश में जब चुनाव होंगे तो चीज़ें सुधरेंगी। और जिस तरीके का पहले माहौल होता था बांग्लादेश में, जब शेख हसीना की सरकार होती थी, एक लिबरल गवर्नमेंट के तौर पर उसको देखा जाता था, वैसा ही बांग्लादेश में होगा। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई है और जिस तरीके का प्रोटेस्ट आज बांग्लादेश में देखने को मिला, आप तस्वीरें देखिए, हैरान रह गया मैं इन तस्वीरों को देखकर। हजारों की संख्या में ये कट्टरपंथी भारतीय दूतावास की ओर बढ़ रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। और यहां पर हसनत अब्दुल्ला, जो कि बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता है, वो नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अलगाववाद को बढ़ावा देंगे, हम अलगाववादियों की मदद करेंगे। 7 सिस्टर्स को यानी कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को जो तोड़ना चाहता है, हम उसकी मदद करेंगे। सवाल यह किसकी मदद करने की बात कर रहे हैं? कौन है इनके साथ जिसकी मदद करने की बात करते हैं? क्या पाकिस्तान है? क्या चाइना है? बांग्लादेशी जिहादी आतंकी नेता हसरत और राशिद प्रधान ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस बार हम यहीं रुके, अगली बार भारतीय दूतावास में घुसेंगे। इस तरह की चेतावनियां बांग्लादेश में दी जा रही हैं। सुनिए जरा पहले आप ये क्या कह रहे हैं। যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেপারেটিস্ট আছে, বাংলাদেশে আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে 7 সিস্টার রয়েছে, সেটাকে বাংলাদেশ থেকে পরের বার এখানে থামবে না, ভারতীয় দূতাবাসে ঢুকে যাবো ইনশাল্লাহ। পবিত্র মাটিতে ভারতীয় আধিপত্যবাদ চলবে না। সংগ্রামী সাথী এবং বন্ধুগণ, এই বছর অগস্ট মাসের 6 তারিখ খুনি হাসিনাকে ফেরতের দাবিতে আমার দল জাকপার পক্ষ থেকে ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করতে এসেছিলাম। সেদিন বাড্ডার মোড়ে আমাদেরকে পুলিশ থামিয়ে দিয়েছিল। আজকে আরো বহুদূর এগিয়ে এসেছি, পরের বার এখানে থামবে না, ভারতীয় দূতাবাসে ঢুকে যাবো ইনশাল্লাহ। সর্বপ্রথম বলতে চাই, আমার দেশে থেকে, আমার দেশে খেয়ে, আমার দেশে জীবিকা নির্বাহ করা এইখানে উপস্থিত সকল মিডিয়াকে, সেদিন জাকপার ঘেরাও কর্মসূচি भारतीय पत्रिकाएं छवि। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद लग रहा है कि बांग्लादेश की जिहादी सोच भारत को लेकर बदलेगी नहीं, और बांग्लादेश, मैं कहूंगा कि एहसान फरामोश है। और उस एहसान फरामोशी की कहानी का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी 16 दिसंबर गुजरी है, आज 17 दिसंबर है। और 16 दिसंबर का दिन वो था जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश को कहा जाता था, लेकिन भारत की मदद से ही पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, एक अलग देश के रूप में उसको पहचान मिली। तो जहां भारत को हाथ जोड़ने चाहिए थे, भारत का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, वहां भारत के खिलाफ कट्टरपंथी बोल बोले जा रहे हैं। 2 खास मेहमान हैं इस वक्त मेरे साथ। शोएब चौधरी, जो कि पत्रकार हैं बांग्लादेश के और ब्लिट्स के संपादक हैं, और AK सिवाज साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल रिटायर्ड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शोएब भाई, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार हमारी इस मुद्दे पर कई बार बात हुई है, आज बहुत वक्त के बाद हो रही है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि जब 12 फरवरी को चुनाव का ऐलान किया गया, और तब एक उम्मीद जगी थी कि शायद बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी होगी, क्योंकि ये लोकतंत्र तो है नहीं, ये भीड़तंत्र है इस वक्त जो बांग्लादेश में चल रहा है। लेकिन आज की इन तस्वीरों को देखकर बड़ी निराशा मुझे हुई, और मुझे लग रहा है कि अभी भी पूरी तरह से कट्टरपंथ ही हावी है बांग्लादेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई, आपको और मेजर जनरल सिवाज साहब को नमस्कार। नमस्कार शोएब भाई। देखिए, बांग्लादेश के 18 करोड़ बंगाली भारत की एहसानमंद है, मगर जो लोग ये नारा लगा रहे सड़कों में, ये कौन है? ये पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं। तो अभी मैं 2-3 अपडेट आपको देना चाहता हूँ कि हसनत अब्दुल्ला ने कल सिर्फ 7 सिस्टर्स को तोड़ने की बात ही नहीं की। उसने कहा है कि बांग्लादेश में जितने इंडियन इन्वेस्टेड कंपनियां हैं,
इसको बैन करना पड़ेगा। और साजिश आलम और एक लीडर है नेशनल सिटीजन पार्टी की, उसने कहा कि यहाँ जो भारतीय काम करे इनकी वर्क परमिट कैंसिल करना पड़ेगा। तीसरी, अभी किसी महीने 1 घंटा 2 घंटे पहले हमारे फॉरेन एडवाइजर तौहीद हुसैन ने कहा कि भारत ने बुलाए थे बांग्लादेश की हाई कमिश्नर को, और इसके जवाब में इन्होंने कहा कि हम कैसे चुनाव करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भारत से सीखने की जरूरत है नहीं। तो अभी जो आप प्रोसेशन की तस्वीर दिखा रहे थे भारत की हाई कमिश्नर की तरफ, इसमें कौन कौन थे? इसमें जमात इस्लामी के स्टूडेंट फ्रंट के लीडर्स थे, मैं तो इसका शक्ल पहचानता हूँ। इसमें अंसार अल इस्लाम के मेंबर्स थे, इसमें हिफाजत इस्लाम के मेंबर थे। सो अंसार अल इस्लाम जो अलकायदा का बांग्लादेश काउंटर पार्ट, ये कट्टरपंथी नहीं, ये डायरेक्टली टेररिस्ट जिहाद। और ये टेररिस्ट जिहादी इसके लिए पागल हो गई कि इस महीने की 25 तारीख पीएनपी की जो लीडर है तारिक रहमान, उसने घोषणा दी कि वो बांग्लादेश वापस आएगा 18 साल के बाद लंदन से। अगर तारिक रहमान बांग्लादेश में आएगा 25 तारीख, पूरी कंट्रोल चला जाएगा बीएनपी के हाथ पे। जमात या जो कट्टरपंथी, इनसे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। इसके लिए बांग्लादेश की सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए कंप्लीटली, जैसे कि तारिक रहमान वापस ना आए, इसके लिए ये सब कर रहे हैं ये लोग। और भी करेगा। हमारे को लगता है, हमारे शक है कि ये जिहादियों, जैसे कि मैंने बताया अंसार अल इस्लाम, ये बांग्लादेश में टेररिस्ट कोई अटैक भी करेगा, टारगेट किलिंग भी करेगा। और ये भारतीय हाई कमीशन की तरफ ये इनके जाना, इसके पीछे तो जो उसामा बिन यूनुस की या यूनुस बिन लादेन की डायरेक्ट मदद है, वो भी ये सब कर रहा है। जमात इस्लामी के लीडर, स्टूडेंट लीडर, तस्वीर देख रहा हूं मैं वो वीडियो में। तो क्या कहते हैं, ये पाकिस्तान के जो खुद के कुत्ते हैं, ये बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में हैं, और बांग्लादेश को एक नई फ्रंट, टेररिस्ट फ्रंट बनाने की कोशिश में पाकिस्तान के लिए। मगर ये सब कामयाबी होगा नहीं। मैं फिर से कहता हूं कि 18 करोड़ बंगाली भारत के एहसानमंद है, सदा भारत को हम मित्र मानते हैं जी, और इनके दिन खत्म हो रहा है। इसके लिए आपकी इजाजत लेके मैं एक डायलॉग देना चाहता हूँ कि गीदड़ की जब मौत आता है शहर की तरह भागता है, ये गीदड़ों की अभी मौत आ गई, इसके लिए शहर की तरह भाग गए। ठीक है, मैं जनरल सिवाच के पास चलूंगा। जनरल सिवाच, 7 सिस्टर्स को तोड़ने की बात कहता है वहां की एनसीपी का एक नेता है हसनत अब्दुल्ला, मोहम्मद यूनुस चुप रहते हैं। एक भीड़, मतलब गुस्साई भीड़ भारत के दूतावास की तरफ बढ़ती है, उसको घेर लेती है, मोहम्मद यूनुस चुप रहता है। उसके बाद इनके राजदूत को बुलाया जाता है, यहां पर तलब किया जाता है हाई कमिश्नर को, वो भी चुप रहता है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं। हम ये क्यों ना कहें कि ये जो कट्टरपंथ बढ़ रहा है, चाहे वो एंटी हिंदू है या एंटी इंडिया है बांग्लादेश में, इस पर, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस है और उनकी सहमति है, जिनको शांति का दूत कहते हैं। बिल्कुल रोहित, इसमें कोई शक नहीं। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत ही भयानक है। रेडिकलाइजेशन की तरफ बांग्लादेश जा रहा है और बांग्लादेश अगला पाकिस्तान बनने की तैयारी में है। और ये सच्चाई है कि बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री कहा जाता है, क्योंकि 95% का उसका बॉर्डर जो है वो भारत से मिलता है। और भारत और बांग्लादेश का जो ट्रेड है वो भी $12 बिलियन के करीब है। और भारत के ऊपर उनका बहुत डिपेंडेंसी है, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल, खाना पीना सब जाता है। मगर दुख की बात यह है, जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट को तख्ता बदला है, और वो भी किसने किया है, वो डीप स्टेट अमेरिका ने किया। और उसका फायदा हुआ है पाकिस्तान को और चीन को। और पाकिस्तान जो ISI वो अपने पैर जमा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। अब बात आती है कि क्या भारत में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो, ये सच्चाई है कि अगर मैं तो 10-12 साल कम से कम नॉर्थ ईस्ट के अंदर सर्व किया है, चाहे वो नागालैंड है, चाहे मणिपुर है, चाहे असम है। एक ऐसा समय था कि वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे वो चिटागोंग हिल्स के अंदर उनके कैंप थे। भूटान पे जब हमने 2000 के अंदर बस्ट किया तो वो जाके चिटागोंग में चले गए। मगर जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने सबको, जो जितने भी कैंप थे उनको उखाड़ फेंका, और जो
मेन टेररिस्ट थे उनको भारत को भी सौंप दिया। बरवा था वो उस समय भाग गया था जो चीन के अंदर। तो कहने का मतलब है अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति आई थी तो उसकी देन में शेख हसीना का भी बहुत योगदान है। तो अब जब ये बात कर रहे हैं कि ये इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये हमें शक था पहले ही। अब जो आप कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि इलेक्शन हो रहे हैं फरवरी में, तो अभी तो इनको इंटरनली देखना चाहिए। इंटरनल तो कुछ देखने को है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अवामी लीग को तो बैन कर दिया है। अवामी लीग तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता। अब जो है जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी है उसके अगेंस्ट भी, क्योंकि बीएनपी फिर भी बेटर चॉइस है। अब ये जो जमाते इस्लामी है बांग्लादेश, लेकिन सर ये मुझे लगता है ये बीएनपी को भी ओवरकम करने की कोशिश करेंगी कट्टरपंथी ताकतें, क्योंकि बीएनपी की मुखिया खालिदा जिया खुद इस वक्त मतलब उनकी हालत बहुत खराब है और वही फेस है बीएनपी का। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप रोहित। ये मुझे लगता है कि एक बहुत टर्निंग इफेक्ट हो रहा है जो कि बांग्लादेश के अंदर रेडिकल एलिमेंट्स का राज है। और मोहम्मद यूनस बांग्लादेश को बिल्कुल एक आप आतंकवाद की तरफ ले जा रहा है। वहां पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट सबसे ज्यादा है। वहां पर एंटी हिंदू और हिंदू के अलावा बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर वायलेंस हो रहा है। इलेक्शन से पहले आप देखेंगे वायलेंस बढ़ेगा और ये आप देखेंगे कोई ना कोई टेररिस्ट एक्शन भी कराएंगे कि जिससे ये जो रेडिकल एलिमेंट्स इनको फायदा हो। और बीएनपी जो है इस समय मुझे नहीं लगता कि बीएनपी, सबको ऐसा लगता है कि बीएनपी एक ऐसी पार्टी है शायद वो पावर में आए, मगर ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो नहीं चाहते और ये मिलके इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। और भारत को चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। आपने ठीक बोला कि अगर वहां पर दोबारा चिटागोंग हिल्स के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, चाहे उल्फा, एनएसएन, कपलांग, पीएलए, इनके कैंप दोबारा आते हैं तो भारत के अंदर शांति के अंदर फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और जहां पर आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात, चिकन नेक की बात करते हो, वो सच्चाई है। 22 किलोमीटर चिकन नेक का जिक्र यहां पे करना भी चाह रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती बहुत ज्यादा बड़ी है और पाकिस्तान के कई सारे जनरल्स चोरी छुपे आते हैं, आईएसआई के अफसर चोरी छुपे आते हैं। और यह भी बात सार्वजनिक हुई थी, इनको चिकन नेक के पास विजिट कराने के लिए ले गए थे। इसलिए चिकन नेक जो है एक, आपको लगता है कि वो एक कंसर्न है, वरी पॉइंट है? बहुत 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 सेंसिटिव इशू है ये, क्योंकि वो एक 22 किलोमीटर ही चौड़ा है जो कि नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। इधर आप देखें डोकलम के अंदर जब चीन अपनी सड़कें बना रहा था तब हमें ये था कि कहीं ना कहीं वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के ऊपर एक सर्वेलेंस कर सकता है। ऊपर से अब बांग्लादेश में अगर पाकिस्तान अपने पैर जमाता, आईएसआई आ जाती है और वो कुछ ना कुछ हरकत करने की वहां से कोशिश करेगा और डोकलम से चीन, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है हमें। क्योंकि अब क्या हो रहा था कि जब से बांग्लादेश 1971 के अंदर एक आजाद देश बना था वो भारत के बहुत नजदीक था और हम उस तरफ बिल्कुल नहीं, और दोनों देश के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड था। मैं इसको इसलिए बता रहा हूं रोहित कि एक ऐसा समय था कि बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से भी ज्यादा होगा था। इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा करी थी। इनका जो सच्चाई है, शेख हसीना का जो 15 साल का ड्यूरेशन था, ये गोल्डन पीरियड माना जाता बांग्लादेश में। मगर अब क्या है, अब बांग्लादेश वही कटोरा लेके घूमेगा जैसे पाकिस्तान घूमता है। उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होने के काबिल आ रही है, ना उनको पावर है ना उनके पास पानी है। तो भारत से अगर उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं, भारत को तो नुकसान होगा मगर बांग्लादेश को तो बहुत बड़ा नुकसान है। वो तो टोटली डिपेंडेंट है भारत पे। तो ये सच्चाई है कि जो सिचुएशन वहां पर अब फैल रही है ये चिंता का विषय है। और आप देखेंगे इलेक्शन से पहले ये रेडिकल एलिमेंट जो है ये एक प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। और जिस प्रकार से 5 से 6 हजार के करीब लोग भारत की एम्बेसी के ऊपर घेरा डाला ढाका में और पुलिस ने कोई एक्शन नहीं किया, मुझे लगता है कि एक इसके ऊपर हमें दोबारा सोच विचार करना पड़ेगा भारत को कि भाई हम किस प्रकार की स्ट्रैटेजी अभी बांग्लादेश पे करें। मगर आपको मैं बताता हूं दूसरा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रोहित, जो वहां पर रोंगिया हैं, 12 लाख के करीब रोंगिया हैं जो कॉक्स बाजार में है, उनको आईएसआई अभी ट्रेन कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, उनको भारत में धकेलने की कोशिश हो रही है। तो एक बात है, आंख नीचे से काम नहीं चलेगा। हमें बांग्लादेश की जो इंटरनल सिचुएशन देख के अपने आप को अगवा करना पड़ेगा, क्योंकि जो बॉर्डर है, ठीक कह रहे हैं सर, पाकिस्तानी आर्मी वाले, आईएसआई वाले आके उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इसको वो हमेशा नकारते रहते हैं। आईएसआई वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं इन रोहिंग्यास को सब।
अच्छा हुआ क्या रोहित, क्योंकि मैं उस बॉर्डर पर रह भी चुका हूं कि ये जो बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश के बीच में 3,400 किलोमीटर करीब, इसके अंदर जो फेंसिंग है वो काफी जगह नहीं लग सकती, क्योंकि वहां रिवराइन ट्रेन है, उसके अंदर आप फेंस नहीं लगा सकते क्योंकि पानी आ जाता है और वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी हो रही है। तो हाँ। उसको मद्देनजर रखते हुए जब रोहिंग्यास को ये रेडिकलाइज करके भारत की तरफ भेजने की कोशिश करेंगे, जो ये नॉर्थ ईस्ट के कुछ एक ग्रुप अभी भी जो जिंदा है एक्सट्रीमिस्ट, उनको ये एक प्रकार कैंप्स देंगे चिटागोंग में, भारत की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है चिंता का बहुत बड़ा विषय है। और एंटी इंडिया जो वहां पर मूवमेंट चली हुई है, जितने भी वहां पर भारत मूल के लोग काम भी कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे, जो हिंदूज और माइनॉरिटीज हैं उनकी लाइफ थ्रेटेंड है। तो ये क्या हो रहा है, ये तो बांग्लादेश जो है पाकिस्तान को भी पार कर जाएगा रेडिकलाइजेशन में। बिल्कुल। तो जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन जिस प्रकार से बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है, ये मुझे लगता है भारत के लिए नहीं, ये पूरे साउथ एशिया के लिए एक बहुत ही चिंता की विषय है और अमेरिका को भी इसको देखना चाहिए। मगर दुख की बात यह है, अमेरिका ने आंख मिच ली है और ये अब पाकिस्तान अपनी गेम बांग्लादेश में खेल रहा है। ठीक है शोएब भाई, आपके पास आ रहा हूं। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को पहले तो तिल्ली दिखाई मोहम्मद यूनुस ने, हमने देखा कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुए, न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि और भी जो कम्युनिटीज वहां पर रह रही हैं, बौद्ध है, ईसाई है, सब पर उन पर अत्याचार हुए, उनके अगेंस्ट एक आग जलाई गई और अब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कट्टरपंथी ताकतों को सामने रखे और ये सब कुछ हो रहा है इलेक्शन जीतने के नाम पे। अवामी लीग को आपने हटा दिया रास्ते से, वो तो है ही नहीं कहीं भी फाइट में। तो क्या बांग्लादेश में 12 फरवरी के बाद अगर चुनाव होते हैं तो क्या ये रेडिकलाइज गवर्नमेंट देखने को मिलेगी हमको? रोहित भाई, आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं न्यूज इंडिया की दर्शकों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं जी कि पिछले हफ्ते म्यांमार की तेंचोंग नाम के गांव है, वो तेंचोंग गांव में परेश बरुआ थे, वहां से वो बांग्लादेश में घुसे हैं पिछले हफ्ते। और अभी आप जब मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, तो परेश बरुआ डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी, डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी रोड नंबर 5 नंबर रोड में जहां आईएसआई का एक दफ्तर बना है, उसमें परेश बरुआ है अभी। डिफेंस ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी रोड नंबर 5 ढाका में ये आईएसआई का 4 दफ्तर है इसके अंदर। वहां 5 नंबर रोड में एक ऑफिस है आईएसआई का, सेफ हाउस, और वहां अभी परेश बरुआ है। तो ये जो जिहादियों ये तो सर ये तो बड़ी सनसनीखेज मतलब जानकारी दे रहे हैं जनरल सिवाच। परेश बरुआ कौन है और कितना बड़ा वो एक्सट्रीमिस्ट था और कितना आतंक था उसका, उस एरिया में शांति नहीं थी। और ये भी रिपोर्ट्स पिछले दिनों थी कि नॉर्थ ईस्ट के जो इस तरह के ग्रुप्स थे जिनको शांत कर दिया था अमूमन बातचीत से, उनको वापस जिंदा करने की कोशिशें हो रही थी। आईएसआई और बांग्लादेश दोनों मिलकर कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये तो होगा। मैं ये कह रहा हूं कि रोहित, ये जो शांति आई थी नॉर्थ ईस्ट में, तो इसमें शेख हसीना का बहुत योगदान था, क्योंकि जितने भी चिटागोंग में इनके कैंप थे उखाड़ फेंके थे। मगर अब आईएसआई वहां पर ये दोबारा कैंपों को बसा रहा है और ये पीएलए के एनएससीएन, आईएम, एनएससीएन खपलान और उल्फा के कैंप। और जो परवेज बरुआ का बात की कि जब पिछली बार इसके ऊपर रेड किया था बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, ये परवेज बरुआ वहां से निकल के चीन भाग गया था। जो राजकोवा था नंबर 2, उसको भारत के ऊपर हैंड ओवर किया था, वो दोबारा रिसाइकल हो गया था, वो अभी मेन स्ट्रीम में आ गया। तो उल्फा के मेन ग्रुप आगे हैं, मगर परवेज बरुआ सबसे बड़ा ग्रुप का लीडर था। वो अभी भी आईएसआई अगर उसको साथ में लेके बांग्लादेश में दोबारा उकसाएगी तो बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो असम बिल्कुल शांत हो गया था, एक डेवलपमेंट की पटरी पे है, वहां से अगर प्रवेश पूरा फिर कैंप्स एस्टेब्लिश करता है, क्योंकि आपकी टोपोग्राफी देखें, टेरेन अगर आप देखें कि बांग्लादेश का जिस प्रकार से भारत के साथ है, भारत को इंडिया लॉक कंट्री इसलिए बोला जाता है, उसका इन सभी छोटे छोटे जो हमारे स्टेट्स हैं उनसे बॉर्डर मिलता है, तो इन्फिल्ट्रेशन बड़ी आसान है। और ये अगर होती है, रेडिकल एलिमेंट्स आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, या ये एक्सट्रीमिस्ट को कैंप दोबारा बन जाते हैं, तो भारत के लिए वाकई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और भारत को ये चिंता का विषय है। और मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश को अब इतना जो हम प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये मोहम्मद यूनुस जो है वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि
मुझे ये भी लग रहा था कि भारत की गवर्नमेंट ये कर रही है कि आने वाले समय में अगर बीएनपी की गवर्नमेंट आती है तो उसके साथ हम अपने रिलेशनशिप रखेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो भी आए, जो भी वो सेलेक्ट करके ले आते हैं अवाम, हम उनके साथ रखें। मगर अगर रेडिकल एलिमेंट्स आ जाते हैं, जमाते इस्लामी आ जाते हैं, बांग्लादेश मुजाहिदीन आते हैं, तो फिर भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। और पाकिस्तान जिस प्रकार से अपने पैर वहां पसार रहा है, आईएसआई वहां आ गई, रेडिकल एलिमेंट्स आ गए, चीन के डेप ट्रैप में जो जा रहा है आज की तारीख में बांग्लादेश, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी चिंता है, लगता है रोहित आने वाले समय में। बिल्कुल, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए, डिटेल में सारी बातचीत करने के लिए। और फिलहाल मैं कहूं तो अभी जो इंडिया के साथ बांग्लादेश की सिचुएशन है वो सुधरती हुई नहीं दिख रही है, अनटिल अनलेस 12 फरवरी को जब चुनाव हो, उसके बाद जब नतीजे आए तो उसमें अगर बीएनपी की सरकार आती है तब भी एक चांस है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधर सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना को तो पिक्चर से गायब कर दिया गया है। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बीएनपी भी सत्ता में नहीं आती है, तो एक पूरी रेडिकल गवर्नमेंट हमारे बराबर में होगी, एक पूरा रेडिकल स्टेट हमारे बराबर में होगा, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा रेडिकल स्टेट पाकिस्तान। 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत है।